हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबको को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जितने भी लोग शामिल हैं सेशन में, है ना, सभी अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन है वो आपका है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए सभी जगह। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ की हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था, 11 भी हो गया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा। सवाल में ये कहा जा रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ा दिया जाए तो मान लीजिए भिन्न x होगा और भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर क्या होगा, y होगा। भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y मान लेते हैं। अंश का मतलब हो गया न्यूमरेटर और हर का मतलब हो गया डिनोमिनेटर। समझ में आया? और देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसके अंश में 400% बढ़ा दिया जाए। 400% कहने का मतलब है कि कोई भी अंश, कोई भी ऐसी राशि है जो अपने आप में 100% होता है। अगर आप उसमें 100% में 400 बढ़ा दीजिएगा तो ये सीधा सीधी कितना हो जाएगा, 500% हो जाएगा। बिकॉज पहले से ये 100% था और प्लस 400% आप इसमें इंक्रीज करवा दिए हैं। इसका मतलब ये 500% हो गया। हर में कह रहा है सवाल में कि 300 बढ़ा दिया जाए, मतलब ये 400 हो गया। तब जाकर जो नया फ्रैक्शन बनता है 5/9 बनता है। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखिए, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो हम काट दिए। x बटे वाई हो गया, x बटे वाई जैसे हुआ 5/9 हुआ। 4 चला गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, 5 5 खत्म हो गया। 4 बटे कितना आ गया, 9। 4 बटे 9 आपको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में। तो प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे भली भांति कि इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, है ना। तो 4/9 होगा। कितना होगा, 4/9 होगा। बिल्कुल एसएससी का सेठ ही है गोपी, कहां हो तुम? एसएससी का सेठ ही मैं करवा रहा हूं ये। ध्यान से देखो, क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है। एसएससी का सेठ ही है ये। कह रहा है एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का लंब वृत्त। तो देखो एक सर्कल है और इस सर्कल में आप चेक कीजिएगा कि यहां से मान लिया जाए ये रेडियस है, ये आपका जीवा हो गया। क्या हो गया, ये जीवा हो गया। फिर से ध्यान से सुनना है और गौर से समझना, बिल्कुल सेट ही करवा रहा हूं। तो सवाल में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब है और 16 सेंटीमीटर की जीवा। तो 16 सेंटीमीटर का ये जीवा हो गया 16 सेंटीमीटर का। कोई भी ऐसा लंब होता है जो सेंटर से अगर जीवा पर लंब है तो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब है अगर जीवा की लंबाई 16 है तो यहां से यहां तक की लंबाई ये 8 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो ये लंबाई आपका, इस रेडियस की लंबाई आपके क्वेश्चन में ये 6 कह रहा है, मतलब केंद्र से लेकर के इस लंब तक की जो दूरी है वो 6 है। तो यहां से हम लोग ट्रिपलेट की बात करेंगे तो 6 8 और 10 होता है। इसका मतलब है कि ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप नहीं समझे हैं, एक बार देख लीजिए। मुझे पता चल गया आपकी दिल, है ना, आपके मन से मैं समझ गया कि आप समझे नहीं। देखिए ये सर्कल है, यहां से ये जीवा है। क्या बोले, जीवा। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी इस प्रकार से, यानी कि व्यास भी एक प्रकार का जीवा ही है, लेकिन उसका नाम व्यास इसलिए पड़ा क्योंकि वह स्पेशली सेंटर से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इसलिए उसका नाम केंद्र व्यास पड़ गया। बाकी सारे, व्यास भी एक क्या है, एक जीवा है। सबसे बड़ी जीवा आपसे पूछी जाए तो व्यास कहलाएगा। तो यहां देखिए ये सेंटर है, मान लिया जाए ये सेंटर है। सेंटर से इस जीवा पे एक लाइन खींचा गया है और इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। और ये पूरे का पूरे यहां से यहां तक की जो जीवा आप देख पा रहे हो ना, उस जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और जीवा को विभाजित करते हैं, ये 8 होगा, ये 8 होगा। आपसे पूछा जा रहा है व्यास के बारे में, तो मैं कहता हूं कि ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये 10 होगा, होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट। ट्रिपलेट सिखाए थे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये कर्ण का मान कितना हो गया, 10 हो गया। वो कैसे निकालेंगे, इसका नाम दे दीजिए ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम पी दे दीजिए। आपको ओ बी निकालना है
तो OB बराबर रूट अंडर क्या होता है 6 के स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 88 64। यहाँ लाओगे 100 निकल जाएगा 10। तो यहाँ तक की लंबाई 10, इसको बोलते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या का जो दुगना हो जाएगा वही आपका व्यास कहलाएगा। तो व्यास हो गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो आलोक नमस्कार, चलो बहुत बढ़िया। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल आपका टाइम एंड वर्क से लिया गया है। ये सवाल आपका किससे लिया गया है? टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क में क्या कहा जा रहा है ध्यान से सुनिएगा। कहता है ए और बी दो बंदा है और किसी काम को 12.5 दिन में करता है। 12.5 दिन को आप क्या लिख सकते हैं 25/2 दिन। क्या लिख सकते हैं 25/2 दिन। क्यों भाई 12.5 को आधा, 12.5 25 का आधा है कि नहीं, तो 25/2 दिन। बी इसी काम को करता है 30 दिनों में। बी इसी काम को कितने दिनों में करता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 30 दिनों में करता है। जब आपको टोटल काम निकालना रहे ना तो आप दोनों का एलसीएम लीजिएगा। एक नया चीज आपको सीखने को यहाँ मिलेगा कि 25/2 है और ये 30 है, दोनों का एलसीएम में इस दो की भूमिका फिलहाल नहीं है। इसकी भूमिका यहाँ ले लेते हैं, कितना है 25 और ये कितना है 30। 25 का एलसीएम आपको 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150। और 25/2, 25/2 को इससे अगर आप भाग देते हैं, जैसे ये 150 है और आप इसको इतना से डिवाइड करेंगे, 25/2 से आप अगर इसको डिवाइड करेंगे ये 2/25 होगा, 25 छक्का 150 होगा, मतलब ये 12 बार में कट जाएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी कितना हो गया 12 और 30 बचे होता है 150। तो एफिशिएंसी इसका कितना हो गया बी का 5। फिर से सुनिएगा, ए और बी दो व्यक्ति है, किसी काम को 12.5 दिन में कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर सक्षम है, कहता है कि हम लोग को दोनों दोनों काम 12.5 दिन में काम निपटारा कर देंगे। कौन बोला? ए और बी। लेकिन बी कहता है कि अगर मुझे काम करने के लिए दिया जाए ना तो मैं अकेले काम को 30 दिन तक लगा दूंगा करने में। अब टोटल काम निकालना है तो टोटल काम हम तभी निकाल सकते हैं जब इनके दोनों समय का एलसीएम मिले। 25/2 और 30 का एलसीएम 150 होता है और यही 150 टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। यही 150 टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो समय 25/2 देख रहे हैं, इससे आप 150 में भागा दीजिएगा तो एफिशिएंसी निकलेगा, क्षमता। सवाल में बस इतनी सी बात रह गई है कि 25/2 से अगर आप 150 में भाग दीजिएगा तो 12 आएगा, जो कि एफिशिएंसी कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा। और 30 से भाग दीजिएगा 150 में तो 5 आएगा, ये इसकी एफिशिएंसी कहलाएगा। बाबू 12 में दोनों का एफिशिएंसी मिला हुआ है ना, ए का एफिशिएंसी भी मिला हुआ है और बी का एफिशिएंसी भी मिला हुआ है ना। सवाल में कह रहा है कि इसी काम को अगर ए करे तो कितने दिनों में करे। कुछ नहीं करना है, ए करे तो कितने दिनों में, सीधा सीधी टोटल काम 150 हो गया, इसको ए से करवाना है तो यहां 12 दोनों का मिला हुआ एफिशिएंसी है, 12 में से बी का एफिशिएंसी घटा लीजिए तो 12 में से घटा गया 5, मतलब 7 बचेगा। तो 150 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 21 सत्य 47 से, है ना, 21 सत्य 47, 147 और 3 150, मतलब बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधी 21.3/7। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का क्लियर होगा। बोलिए जल्दी से बताइए आंसर। ये नंबर तो आंसर नहीं होगा भैया, तुम चाहे जो भी जोड़ लगा लो, ये आंसर नहीं होने वाला यार, कहां दिमाग लड़ा रहे हो। ठीक है, कैसे होगा ये आंसर गोपी? चलो एक बार शेयर कर दो सभी जगह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए सवाल पूछा गया, कहता है एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है। यह सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8/5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 8 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। चलो आलोक, गोपी, करण, चलिए जितने भी लोग, रेनू, एक बार करण शेयर कर दो सभी के पास, ठीक है? हाँ शेयर कर दो जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि शेयर करोगे तो पता चलेगा ना। एक बार शेयर कर दीजिए। मैं भी एक बार शेयर कर देता हूं आपके ग्रुप में। ओ
चलिए, समझ में आया सभी को? वेरी गुड। कोई बात नहीं है मेरे भाई, गलती तो सबसे होता है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, कोई भी राशि 8 वर्षों में 8/5 गुना हो जाता है। ध्यान से देखो, तो ऐसे सवाल में पी को 100 मान लो, जो नीचे जैसे 8/5 कहा ना, तो ये 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 100 मान लीजिए, पी का यूनिट 100 हो गया। तो कोई भी राशि कुछ सालों के बाद अगर बन जाता है तो अमाउंट बनता है, जो लोग पढ़े होंगे आप लोग को पता होगा, अमाउंट बनता है। तो अमाउंट यानी कि 100 का 8/5, यहां से काट दो 20, आ गया 160। अब ध्यान दो, प्रिंसिपल खाली 100 है और अमाउंट 160 है, मतलब जो तुम्हारा एस आई होगा वो 60 रुपया होगा। अब एक बात बताओ, एस आई पढ़े होंगे आप लोग, तो एस आई परसेंट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला R/T होता है। हाल फिलहाल मैंने बताया है क्लासेस में भी, यहाँ भी। तो आपका ये दिया हुआ है 8, तो R/T करेंगे तो R का वैल्यू पता नहीं है, समय है 8 साल, ये कितना हो गया 60। आर का मान निकालेंगे, 60/8 होगा, यहां से काट देंगे, 5.5% आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया सभी को कि जल्दीबाजी हो गया? अगर जल्दीबाजी हो गया तो मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनो और जरा गौर से समझो। बहुत लोग भूल गए होंगे, तुम लेट कर लो। मान लो कि प्रिंसिपल तुम्हारा है 100 यूनिट, प्रिंसिपल कितना यूनिट है 100 यूनिट, लेकिन इसी 100 यूनिट का 8/5 गुना तुम्हारा अमाउंट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना दिनों में इतना बन जाता है, तो जैसे ही इसको काटेंगे 20, मतलब अमाउंट आ गया आपका 160। अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है, अमाउंट 160 है बाबू, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 60 है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 60 है, चूंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कहा नहीं गया है, इसलिए आप सीधा सीधी समझिएगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कहा जाए, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं हो, तो सीधा सीधी समझना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और आप लोग को पता होगा सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला चलता है, आर गुना टी गुना आर गुना टी, पी गुना आर गुना टी बटे कितना होता है 100, पी आर टी बटे कितना 100, और एस आई कितना हो गया 60। एक बात जरा बताना, आपको इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, पी का मान आप लोगों को पता है ही नहीं, पी का मान पता है तो हाँ कहोगे, हाँ सर पता है, बोलो क्या है, तो 100 यूनिट। आर का मान नहीं पता, समय कितना 8 बटे कितना 100, 0 0 कट गया, कितना आया 60, यहां से आर निकालोगे 60 बटे क्या होगा 8, तो 7.5% आंसर। लेकिन इतना कभी भी नहीं निकालना, आप एग्जाम में जाओगे ना, तो जो इधर देखो मैं कोन में लिख रहा हूं, बस इसी पे ध्यान रखना, बस इसी पे ध्यान रखना। क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं कि कोई ऐसा राशि हो जो 8 वर्षों में 8/5, तो दिमाग में सेट करो कि वह राशि 100 होगा, और वो राशि 100 होगा तो 100 गुने 8/5 करेंगे तो 5 से कटेगा, है ना, 5 से कट जाएगा, 20 बार में 20, 20 अठी 160, अमाउंट हो गया डायरेक्टली 160। तो अमाउंट जब 160 है, अब पी जब 100 है, तो निश्चित है कि एस आई कितना होगा 60 हुआ होगा। बस कुछ नहीं करना, इसको 8 से खाली भाग दे देना, कब, इसको 8 से भाग दे देना कब, जब आर निकालना तब। जैसे इसको 8 से काटोगे 7.5% आंसर हो गया। ऐसे ऐसे शॉर्ट आपको करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। आलोक क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो सवाल में कहता है, यदि एक मशीन का क्रय मूल्य 12,800 रुपया है, यदि इसका 25% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। यानी आप समझिएगा कि एक मशीन का जो दाम है 12,800 रुपया है, और हर एक साल 25% कम रहा है, तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से है चक्रवृद्धि ब्याज का, क्योंकि जितना कमा है फिर उसी पर 25% कम रहा है, फिर उसी पर 25% कम रहा है। तो जब इस तरीके का अवमूल्यन होना, चक्रवृद्धि ब्याज भी कह सकते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज आता है, आप वो भी कह सकते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। 12,800 रुपया है, 25% 3 साल तक बढ़ा, खत्म, मतलब कम गया। आपको पता है 25% बराबर 1/4 होता है, 4 में 1 चला गया तो 3/4 होगा, और ये 3/4 3 साल तक चलता रहेगा, 3/4 3/4 3/4। अब देखिए 4 16 64 नीचे कट गया, और 64 दूनी 128, मतलब ऊपर 200 हो गया, 3 3 होती है 27, 27 दूनी कितना हो गया 54, 5400 आपके इस सवाल का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ये अमूल्य, इसको इस तरीके को बोला जाता है सक्सेसिव इन डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज बोला जाता है इसको, यानी कि क्रमागत कमी, क्रमागत कमी विधि,
क्रमागत कमी विधि है ये। इस विधि से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व आपको समझा रहे हैं। ये तो आपको एग्जांपल समझा दिए किस तरीके से ये बनेगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए दौड़ मारते हैं। आंसर है इसमें या नहीं है यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 999 है, इस पर आप ऐसे लिख दीजिए, है ना, 999 को, और उसके बाद प्लस का साइन दे दीजिए, और उसके बाद 663 लिखिए, 663 लिखिए, और नीचे लिखिए 667। बाबू गुना के रूप में आप 667 लिख दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1000 लिख सकते हैं, घटाव 1 लिख सकते हैं, प्लस हो गया 663, और नीचे हो गया 667, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, गुना हो गया 667, गुना हो जाएगा 667, ठीक है। अब यहां से चेक कीजिए इसको, इससे आप गुना कीजिएगा तो 667 000 हो जाएगा, और घटाव हो जाएगा 667, प्लस हो जाएगा 663, और बाबू नीचे लिख दो 667, गुना यहाँ लिख दो 667, ये 667 कट गया। अब आपका बच गया कितना, 667 पे 3 जीरो, है ना, 667 पे कितना बच गया, 3 जीरो बच गया। ध्यान से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। क्लियर नहीं हुआ मुकेश, आप क्लियर होगा क्योंकि आंसर इसमें है, समझा ना, आंसर इसमें ऑप्शन में है। 99 रहता तब उसे घटा दिया जाता, तो इसमें से इसको घटा दो मुकेश, कितना घटाओगे, 4। अब 4 यहाँ जाके घटाओगे तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6, यहाँ बच गया 9, यहाँ 9, यहाँ 6, 6, 6, 3 बार 6, 9, 9, 6, 3 बार 6, है ना, यहाँ देखो 3 बार 6, 9, 9, 6, बी नंबर ऑप्शन है इसका मुकेश। भावनाओं में नहीं बहना है, समझना है चीजों, ठीक है। अब बात समझ में आया। थोड़ा सा यहाँ ये था, क्यों बाबू यहाँ ऐसा था, क्योंकि ये और ये दोनों सेम टर्म नहीं है ना, सेम चीज नहीं थी, इसके कारण से ऐसा हुआ। क्लियर है, अब क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, अब जाके क्लियर हुआ होगा, समझे बात को। हम्म, ये तो हो गया, यहाँ भी हो गया। अब यहाँ औसत गति कहिए या औसत चाल कहिए, एवरेज स्पीड कहिए, चीजें एक ही है। बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलिए जल्दी से, जितने लोग शामिल हैं जल्दी से आंसर करिए फटाफट। आइए ध्यान दीजिएगा और गौर से समझिएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि एक बार 150 किलोमीटर की दूरी है, एक बार 250, तो दोनों को जोड़ दो तो दोनों दूरी 400 होगी, तो टोटल दूरी निकल गई। टोटल समय की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अरे टोटल हम समय की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है। आपको मैं बता दूं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 150 और उसका चाल कितना हो गया, 30 हो गया, तो 30 बचे कितना हो गया, 150, तो 5 हो गया बाबू, कितना हो गया, 5। तो यहाँ डायरेक्टली आपको लिखना है 5। बोलो समझ में आया। अब एक बात और सुन लो जरा से ध्यान से। अब इसका 250 को कितना से भाग दोगे, 250 को दोगे 50 से भाग, तो 0 0 कट जाएगा, 5 पचे 25, तो 5 5 कितना हो गया, 10, तो सीधा एक जीरो काटोगे तो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो ये बात समझ में आया सभी को, नहीं समझ में आया। जल्दी से बताइए ये बात समझ में आया या हाँ या ना, जल्दी से बताइए कमेंट करके। कहाँ गया जी मोबाइल, देख लेते हैं आपका कमेंट। मुकेश 40, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत अच्छा। गोपी क्या हाल चाल है तुम्हारा, आसनसोल तरफ ठंडा है कि नहीं, सच बता दो। गोपी आसनसोल तरफ ठंडा है या नहीं है, ये बता दो। हेलो, नहीं है आसनसोल तरफ ठंडा, एक मिनट जरा करने दो। चलो तब तक आप लोग आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। चलिए आंसर बताइए जल्दी से फटाफट गोपी। बहुत ठंडा है सर, अच्छा।
मुकेश आपके तरफ ठंडा है मुकेश? करंट ठंडा है जी तुम्हारी तरफ? आए लोग, ठंडा उंडा है तो कुछ गप सप भी करो यार, ज्यादा गप सप नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो बताओ। देखो ये सवाल कितना बढ़िया है, कहता है ए बी सी एक कार्य को, ये किसी कार्य को, ध्यान से सुनना, ये किसी कार्य को 11 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 55 दिनों में करता है। ध्यान से सुनना, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं कहता हूं कि आप सभी का एलसीएम आप यहां से ले लीजिए। जैसे आप सभी का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आप मुझे बता दो। 55 दूनी कितना होता है? 110 होता है। मेरे ख्याल से 110 इसका एलसीएम आ जाना चाहिए। तो 110 क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया 110। थोड़ा कम हुआ है आलोक। हाँ सर बहुत ठंडा है। चल भाई ठंडा है। देखो यहाँ एकदम चीजों को जबरदस्त तरीके से समझना। अब जरा एक बात बताइए, एफिशिएंसी, जब भी टाइम एंड वर्क की बात होती है तो सबसे पहले जितना सबका समय दिया हुआ है सबका एलसीएम निकालते हैं, और वही एलसीएम टोटल काम को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल काम यहाँ कितना हो गया? 110 हो गया। अगर 11 का टेबल पढ़ोगे कितना बार 110 आएगा? तो आप कहोगे सर 11 का टेबल पढ़ना पड़ेगा 10 दिन 10 बार। 20 का टेबल पढ़ना पड़ेगा तो 20 से भी नहीं कटेगा। देखो यहाँ एलसीएम गड़बड़ है, 20 से इसको काटो तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, मतलब ये 2 से और गुना करना पड़ेगा, यानी 220 आएगा इसका एलसीएम। कितना आएगा? 220 बाबू, ध्यान से लिखना। क्योंकि एलसीएम एक ऐसा चीज होता है ना जो तीनों से कटना चाहिए। अब देखो 220 11 से भी कट जा रहा है, 11 दूनी 22। अब ये 220 देखिएगा 20 से भी कट जा रहा है, 11 बार में। ये 220 देखिएगा आपको 55 से भी, 55 से कटता है कि नहीं? 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, 5 के 20 कट ही जा रहा है। तो यहाँ 220 एलसीएम हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया 220। तो 11 का टेबल से आप काटिएगा तो 11 दूनी 20, और फिर यहाँ 0 0 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 11। 55 का टेबल कितना बार आप पढ़ेंगे? तो 4 बार पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान से देखिए, अब सवाल में कहता है एक दिन ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी। तो पहला दिन जब ए काम करेगा तो ए काम कितना काम करेगा बाबू? तो 20 काम करेगा, 20 यूनिट काम करेगा, और पहला दिन। और इसके साथ कौन दे रहा है? एक दिन बी दे रहा है साथ। तो बी कितना काम करता है? 11 काम। तो इस 2 दिन का काम हो गया कितना? 20 और मतलब ये कितना हो गया? 31 काम हो गया। 31 काम हो गया, पहला दिन का काम हो गया। दूसरा दिन काम पे कौन कौन रहता है? तो दूसरा दिन काम पे ए रहता है, तो ये तो 20 काम करेगा ही। लेकिन अगर इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? तो अगर इसको सी सपोर्ट करेगा। तो सी कितने दिनों में काम को करता है? 4 दिनों में। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया? 24 काम हो गया। कितना काम हो गया? 24 काम हो गया। मैं आपसे पूछता हूं कि ये 2 दिनों में, इन दो दिनों में जो काम हुआ है, 31 काम यहां हुआ है और 24 काम यहां हुआ है। तो 31 प्लस 24, 4 1 5, और यहां हो गया 55। बाबू मेरे मेरे सोना, आप मुझे एक बात बता दो कि अगर इस काम को कितना से गुना करें कि 220 काम हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 4 से गुना कर दीजिए। तो निश्चित रूप से ये जो 2 दिन तुम देख रहे हो ना, इस 2 दिन को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ये 2 दिन को 4 से गुना करना पड़ेगा, इस 2 दिन को 4 से गुना करना पड़ेगा, इस 2 दिन को कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 दिनों से गुना करना पड़ेगा, 4 दिनों से। इस 2 दिनों को 4 से गुना करना पड़ेगा। 8 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप लोग सही तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ एक बार गोपी, कमेंट करके बताओ एक बार आलोक, कमेंट करके बताओ एक बार मुकेश कि आप समझे हो कि नहीं समझे हो इस सवाल को। नहीं समझे हो तो मैं फिर से बताने का कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना, गौर से समझना। फिर से देखो फटाफट। या अब देखो इसको शॉर्ट तरीके से समझते हैं। 11 20 15 55 का एलसीएम टोटल हो गया 220। एलसीएम टोटल 220 हो गया, बहुत बढ़िया। बाबू अगर ए काम करेगा तो 220 को कितना से भाग देना पड़ेगा? 11 से, तो इसकी एफिशिएंसी 20 हो गई। अगर बी काम करेगा तो 220 को 20 से भाग देना पड़ेगा मेरे बाबू,
इसकी एफिशिएंसी 11 हो गई। अगर सी इस काम को करेगा तो 220 बटे कितना करना पड़ा 55, मतलब इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई। एक बार एक के साथ बी काम कर रहा है, ध्यान देना एक दिन का काम है, ए और बी साथ मिलकर के कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी ए बी को जोड़ो 20 और 11 कितना हो गया 31 हो गया। दूसरे दिन एक दिन और लेते हैं, अगले दिन ए के साथ कौन काम कर रहा है, सी काम कर रहा है। अभी दोनों को जोड़ देते हैं 20 और 4 कितना हो गया 24 हो गया। एक लाइन बना दो बाबू, यहाँ हो गया कितना 2 दिन। इन 2 दिनों में कितना काम हुआ 55 काम हुआ, इन 2 दिनों में 55 काम। इस काम को कहां तक करना है, हमारे पास 220 काम है, बिकॉज एलसीएम कितना है 220 है। तो कितना से गुना किए 55 में, तो 4 से गुना किए तो 220 आया। यहां भी हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, मतलब 8 दिन में आपका पूरा पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आप बहुत ही सही तरीके से समझ पाए होंगे, क्लियरली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है कि नहीं, आलोक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फटाफट सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का समय आपको मैं दे रहा हूँ। गोपी जी आप क्या डिलीट कर देते हो, फटाक से समझ में ही नहीं आता है। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, कम ऑन जल्दी से। गोपी, आलोक, क्या हुआ गोपी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तब मुकेश खाना पीना हो गया? नहीं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, आप एक फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे कि x का पावर अगर माइनस में हो, है ना, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप। इसको मैं सबसे पहले आपको डिलीट करके कुछ फॉर्मूला से रूबरू कराता हूं। आप यहाँ सर्ट्स एंड डाइसेस में पढ़े होंगे x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है x टू दी पावर m प्लस n। ये बात जरूर पढ़े होंगे, बोलिए पढ़े हैं कि नहीं, हाँ या ना बोलिए। फिर पढ़े होंगे x का पावर m है डिवाइड बाई x का पावर n है, दैट मीन्स x का पावर m माइनस n होगा। ये भी पढ़े होंगे कि x का होल पावर m और बाहर में पावर n हो, x का पावर m अंदर में और बाहर पावर n हो तो दोनों पावर आपस में जुड़ जाता है। ये दोनों पावर जुड़ जाता है, समझा, ये दोनों पावर जुड़ जाता है, ध्यान से सुनना। और x का पावर माइनस m रहने से, माइनस की वजह से 1/x का पावर m हो जाता है, 1/x का पावर m हो जाता है। लेकिन 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 अगर x बाई y हो और इसका पावर माइनस में हो तो मेरे बाबू मेरे सोना समझना, ये नीचे वाला टर्म ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाएगा और पावर प्लस में आ जाएगा। पावर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। समझ में आया? अरे नहीं भूल गए तो क्या दिक्कत है, मैं आपको बता दिया ना। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है गोपी, ध्यान से सुनना। आपको मैं बोल रहा हूँ कि x का पावर -1 है कि नहीं, इसमें इसमें देखो x का पावर -1 है, यहाँ y का पावर -1 है, यहाँ z का पावर -1 है। बस कुछ नहीं करना है, जिसका पावर -1 है उसको 1/x लिख दो और गुना ये y कर दो। वेरी गुड, गुना का साइन है बीच में, 1/y लिख दो, गुना z लिखो, फिर रूट अंडर 1/z लिखो, गुना x लिखो। आप कह सकते हैं कि सभी को अगर रूट में ले लिया जाए टोटल, चूंकि रूट का ही टर्म है तो नियम ऐसा कहता है कि अगर सभी के सभी रूट में हो तो आपको ऐसे इस प्रकार से लिख दीजिए इसको, y बटे कितना हो गया x, z बटे कितना हो गया y और x बटे हो गया z। अब बताओ x से x यहाँ कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, रूट अंडर क्या मिला, एक, एक का वर्गमूल एक, अतः आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। क्लियर है, हाँ या ना बोल दीजिए एक बार। अरे जिसका क्लियर नहीं एक बार बोलो नहीं यार कि हाँ सर नहीं बुझे लो, क्या बात करते हो जी, बस खुलना खखस ऐसे होता है पढ़ाई, बोलो फौलाद जैसा दिल बना के रखो। पढ़ाई इतना माने आसान चीज नहीं होता है कि मतलब तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा, मन लगाना पड़ेगा, मन को उछता मत। जिंदगी एक तूफान है, समझा ना, तूफान से आंख मिलाना सीखो। इसी बात पे मुझे एक शायरी याद आ गया, सुना दूं कि नहीं, सुना दूं? नहीं सुनाएंगे, छोड़ दो, नहीं बोलते हो, है ना। कह रहे कि जिंदगी एक तूफान है, तूफान से लड़ना सीखो। समझ में आया? शादी ब्याह हो जाएगा, पत्नी कहेगी मुझे वहां ले चलो जहां राम भगवान का मंदिर बना है, लुल्लू महतो जी बनाए हैं, मुझे कभी ताजमहल दिखा दो, कभी मुझे पंचत डैम घुमा दो, तो कभी मैथन डैम घुमा दो, है ना, बिरसा मुंडा पार्क ले चलो, तब क्या हाल होगा बताओ। पैकेट में माल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना माल का कुछ घूम सकते हो क्या? बोलो, घूम पाएगा? तो ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के बाद नौकरी वोकरी लो,
फिर अगर जहन्नुम में बोले तो साला जहन्नुम में भी घुमा दो उसको, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। हाँ, समझ में आया कि नहीं? तो सुनो जरा सा, कहता है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। फरमाना जरा, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? हाँ, क्योंकि जिंदगी भी एक तूफान से कम नहीं है यार। हाँ, जिंदगी भी, हाँ घूम लिए गोपी, घूम लिए। नहीं, शादी कैसे नहीं करोगे? शादी करना एक सच्चाई है यार। शादी नहीं करोगे तो समझ में आ रहा है ना? शादी नहीं करोगे तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में हमेशा पड़े रहोगे, पता नहीं कितना बार दिल टूटेगा, कि उसका जख्म होगा तो उसका मरहम नहीं मिलेगा। फिर लास्ट में उसका मरहम एक ही चीज होता है, पता है है ना? लास्ट में एक ही चीज मरहम होता है। वो मरहम क्या होता है पता है आपको? बस केवल और केवल सैड सॉन्ग होता है ना? फिर यही कहोगे, सिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था, जो हमको मिला नहीं। ये सब गाना गाओगे और सुनोगे, फिर कहोगे शीशा था दिल मेरा टूट गया, है ना? शादी तो करना पड़ेगा, स्थिरता तो लाना पड़ेगा। स्थिरता नहीं लाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? स्थिरता लाना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। समझ में आया? अरे चक्कर वक्कर सब होता है भैया, चक्कर कैसे नहीं रहेगा? चक्कर तो होता ही है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं, देखो क्लास में छोटा छोटा लूंगा अभी कुछ दिन तक, है ना? जैसे 10 क्वेश्चन का क्लास में लेता हूँ, 8 क्वेश्चन का, ऐसे करके छोटा छोटा सेशन रहेगा, फटाफट आप लोग लेकिन जितना दे रहे हैं उतना एक दिन हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, इसी पर करवाएंगे। आज थोड़ा सा मैं एक रिवीजन करवा देता हूँ आपको, कि आपको कभी भी, है ना, जैसे मान लो टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, क्या लिखा? पर मोहब्बत कुछ नहीं करेंगे। मोहब्बत नहीं करेगा कैसे यार? करना पड़ेगा, मोहब्बत भी तो हो जाता है। गोपी क्या बात करता है गोपी, है ना? देखो, अभी जिनका जिनका एग्जाम है, सबसे पहले जो मेन कैलकुलेशन का पार्ट है, जैसे मान लीजिए परसेंटेज है ना? अभी अच्छा पहले एक सूचना सुन लो, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तो ये पेपर आपको हम दे दिए टेस्ट वाला, है ना? फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे को हम परसेंटेज दे देते हैं जो छूटा हुआ है ना? और फ्राइडे को भी हम परसेंटेज दे देते हैं। और उसके बाद ध्यान से देखना, सैटरडे और संडे, ये 2 दिन, सैटरडे और संडे ये 2 दिन जो है ना आपका, वो रेलवे वाला चलाते हैं, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट शुरू किए थे। और हमको पता है यार कि थोड़ा मेरा सिस्टम खराब होने के कारण ना गोपी और रोशन, जितने भी लोग जुड़े हुए हो, है ना, मुकेश, बड़ा समस्या हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। हम्म। तो ये आप रूटीन देख लीजिए, सीधा सीधी थोड़ा सा रूटीन में परिवर्तन हुआ, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास दिल्ली कोचिंग सेंटर है, ऑफलाइन क्लास मेरा ओपन हो गया है ना, खुल गया, जिसके कारण मुझे ज्यादा समय मिल नहीं पा रहा है। हाँ, लेकिन ये क्लास रेगुलर आपका मेंटेन करेंगे, ज्यादा समय तक नहीं ले पाएंगे, लेकिन आधा घंटा का भी कम से कम क्लास होगा। तो आधे घंटे में पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं है मेरे ख्याल से आप लोगों को। कोई समस्या है तो बोल दीजिए एक बार। हाँ, कैलकुलेशन के लिए आप लोग परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा, है ना? आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चाय कॉफी से संबंधित प्रश्न अभी बचा हुआ है, परीक्षा से संबंधित प्रश्न अभी, एग्जाम से संबंधित प्रश्न बचा हुआ है, फिर आबादी से संबंधित प्रश्न बचा हुआ है, फिर आय और व्यय से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी अभी बचे हुए हैं। तो आप परसेंटेज में मिला जुला के देखो तो मेंस लेवल का बहुत सारा क्वेश्चन है जो बचा हुआ है ना? और ये सारे क्वेश्चन को भी हम लोग करना शुरू करेंगे, ये सारे क्वेश्चन को भी करना शुरू करेंगे परसेंटेज में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया ना? चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं संपन्न करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, चलो ठीक। अगले क्लास में थोड़ा नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लेंगे, और आज नंबर्स ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा हम कम लिए थे, ताकि बच्चे धीरे 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 जुड़ेंगे। ठीक है,
और समय के अभाव में, लेकिन हाँ कंटिन्यूटी को थोड़ा मेंटेन करेंगे क्योंकि लैपटॉप अभी बनवाए हैं, मेरा खराब हो चुका था, मैं पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अब ठीक है, अब आप लोगों के सामने हम आएंगे धीरे धीरे, फिर कंटिन्यूटी को मेंटेन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मस्त रहिए, है ना, दुष्ट रहिए, मतलब एकदम जबरदस्त रहिए, है ना, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगले क्लास में, सभी को बाय, सभी को गुड नाइट, सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइबर पे ध्यान दीजिए और इधर फिर बाकी का काम हम करना शुरू करते हैं, बिल्कुल पढ़ाने के लिए। और ये जो सेशन है सीएचएसएल का सेशन है, एसएससी का सीएचएसएल और सीजीएल दोनों का पेपर इसमें मिला हुआ है, तो आप लोग एकदम एग्जाम से निकाले बाबू वाले, एकदम छपाए, नए नए ताजा ताजा क्वेश्चन है, सबको टाइप करवा के आपको बता रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर की कहीं की क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल एकदम एग्जाम में। निश्चित रूप से अगर 100 क्वेश्चन का मैं अभी टारगेट लिया हूं तो 100 क्वेश्चन में निश्चित है कि 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो जरूर लड़ेगा, है ना, एकदम लड़ना है। वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने किया है, अपना अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ, 5-6 बार मेरा सिलेक्शन हुआ अलग अलग एग्जाम में, उसके आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, सभी को नमस्कार।